Jai Hind. We are going to do the quick revision of chapter Food and Health of Class 5 CBSE. First of all, we have to understand which are the two ways from where we get our food. We get our food from plants and animals both. हमें अपना जो भोजन मीन्स फूड हमें मिलता है वो हमें एनिमल्स और प्लांट्स दोनों से मिलता है. पर इन फूड के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं. हम कुछ भी खा लें वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा हो ऐसा नहीं होता. फूड हैव सम इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स जिनको हम डिवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड प्रोटीन्स. इसके साथ साथ दो चीज़ें और हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है जिनको हम डाइटरी फाइबर्स बोलते हैं और पानी बोलते हैं. Water and dietary fibers are also the main components of our food. तो क्या करते हैं ये कंपोनेंट्स, क्यों ज़रूरी हैं ये कंपोनेंट्स और क्या हमें ये सभी कंपोनेंट्स को एक साथ कैसे लेना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं. We'll understand first about carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी. कार्ब्स, हम नॉर्मल भाषा में इनको कार्ब्स बोलते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स विल प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी. और जो हमें किस किस से मिलता है, उसके सोर्सेस क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट हमें क्या खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा? ब्रेड, राइस, व्हीट, फ्रूट, शुगर, पोटैटो, ये मेन सोर्सेस हैं कार्बोहाइड्रेट्स के. सेकेंड कंपोनेंट आता है फैट्स. इसके बारे में तो लगभग सब जानते ही होंगे क्योंकि जो मोटे होते हैं कुछ तो उनको लोग फैट बुलाते हैं. तो फैट है क्या? फैट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ अ फूड. फैट इज़ नॉट अ बॉडी डिज़ाइन. फैट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ अ फूड जो बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करता है, विच कीप्स बॉडी वार्म. बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रेगुलेट करता है और वार्म रखने में मदद करता है. ये किससे हमें सबसे ज़्यादा मिलता है? मीट से, ऑयल से, बटर से, चीज़ से, घी से, क्रीम से, ड्राई फ्रूट से. इन सब चीज़ों से हमें फैट्स जो हैं वो ज़्यादा मिलते हैं. थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कंपोनेंट दैट इज प्रोटीन्स, इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ मसल बिल्डिंग. मतलब मसल्स को बिल्ड करने के लिए आप देखते होंगे जितने भी जिम वाले लोग हैं वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स खाते हैं. क्यों? क्योंकि प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जो आपके मसल्स को बिल्ड करती है, उनको और स्ट्रॉन्ग बनाती है. तो प्रोटीन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर फूड. ये किस किस चीज़ से मिलता है? प्रोटीन्स अगर हम वेज फूड की बात करें तो दाल, जितने भी पल्सेस हैं उनसे मिलता है. नॉन वेज फूड की बात करें तो चिकन, फिश, एग, और फिर मिल्क है, चीज़ है, घी है, पल्सेस है एंड सोयाबीन. इनसे मिलता है हमें प्रोटीन का कंपोनेंट. फिर आते हैं हम नेक्स्ट कंपोनेंट के ऊपर जिसका नाम है विटामिन्स एंड मिनरल्स. अब विटामिन्स तो बहुत टाइप के होते हैं. इसका डिटेल आप जब आगे जाएंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन आपको आपकी जानकारी के लिए सिर्फ इतना बता देता हूँ. विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के. ये विटामिन कुछ ऐसे विटामिन हैं जिनकी ज़रूरत बॉडी को हर जगह पे होती है. सबके अपने अपने रोल हैं. इनके बारे में डिटेल स्टडी आपको नेक्स्ट जो आपका क्लास होगा उसमें मिलेगी. अभी सिर्फ इतना जानते हैं कि विटामिन्स क्या करते हैं और मिनरल्स क्या होते हैं. मिनरल्स सच एज आयरन, कैल्शियम, आयोडीन एंड फॉस्फोरस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. ये बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं हमको, बहुत कम, लेकिन इनका रोल बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जानते हैं कि विटामिन्स और मिनरल्स मिलके क्या फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी के अंदर. बहुत स्मॉल अमाउंट में इनकी ज़रूरत होती है और ये जो हमारी डिजीज़ हमारे अंदर आती हैं उनको फाइट करने में मदद करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि जब कोविड आया था उस टाइम पे हमको जो एक बहुत माइनर अमाउंट में जो सप्लीमेंट हमको चाहिए था दैट वाज जिंकोविट करके हम टैबलेट यूज़ करते थे. ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर हमारे प्रोटेक्शन लेयर, हमारे डिजीज़ से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है और हमारी बॉडी को बीमार होने से, सिक होने से बचाता है. किन किन चीज़ों से हमको विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं? इनके सोर्सेज अलग अलग हैं, अलग अलग विटामिन्स के अलग अलग सोर्सेज हैं, लेकिन अगर जनरल में लिखा जाए तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश, एग एंड मिल्क, इनसे हमको विटामिन्स मिलते हैं. वाटर,
अब वाटर के बारे में क्या ही कहें, वाटर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है बॉडी के अंदर। वाटर का प्रॉपर अमाउंट में ना लेना आपके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करता है। आपको रेगुलर वाटर पीना चाहिए और वो आपके फूड का बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। Acts as a medium for the transport of nutrients inside the body. Water acts as a medium to transport the nutrients inside the body and allows food to easily pass through the digestive tract. अब न्यूट्रिएंट्स तो मिल गए, उन न्यूट्रिएंट्स को लेके कौन जाएगा? उनको लेके जाने का काम जो करते हैं वो वाटर करता है। और वाटर का मतलब अकेला ये नहीं होता कि वो ड्रिंकिंग वाटर ही होता है। वाटर के और भी सोर्सेस हैं, जैसे हम करीज की बात करते हैं, सूप की बात करते हैं, जूसी फ्रूट सच एज वाटरमेलन एंड वेजिटेबल्स। इन सब चीज़ों से भी हमें वाटर का कंटेंट बॉडी के लिए मिलता है। इसके बाद का एक कंपोनेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड बोलते हैं, जिनका नाम होता है रफेज। रफेज हेल्प्स फूड टू इजीली पास थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। न्यूट्रिएंट्स भी आ गए, न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी पहुंच गए, लेकिन उनको वहाँ से पास होने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे कहते हैं रफेज। होल व्हीट फ्लोर आटा, ओट, दलिया, कॉर्न, कैबेज, लीफी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो पूरे कंपोनेंट्स हैं वो समझ आ गए होंगे। अब जब हमें कंपोनेंट्स समझ आ गए हैं तो हम बात करेंगे बैलेंस डाइट की। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट, ये सारे कंपोनेंट्स वाटर और रफेज जब इकट्ठा होकर किसी डाइट में या फूड में मिलते हैं और जो हमारी बॉडी की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, उनको हम कहते हैं बैलेंस डाइट। Proper definition: a diet that contains adequate amount of different components of the food along with roughage and water required for a healthy functioning of our body is called balanced diet. अगर बैलेंस डाइट पूछा जाता है तो आप ये जवाब दे सकते हैं। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जो मैंने आपको बताए? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, वाटर, रफेज, ये सब कंपोनेंट्स मिल जाते हैं तब जाके जो फूड बनता है वो फूड होता है बैलेंस डाइट। अब हमने डाइट के बारे में तो जान लिया, लेकिन अब हम जानेंगे हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में। अगर हमारी बॉडी सही तरीके से फंक्शन कर रही है तो वी आर हेल्दी, बट इफ अ बॉडी इज नॉट फंक्शनिंग healthy, that means we are infected with disease. So when we talk about disease and when we'll give the definition of a disease is a state in which the function or a part of a body is no longer in the healthy condition. ऐसा कोई फंक्शन जिसके अंदर बॉडी का कोई पार्ट या बॉडी सही तरीके से हेल्दी ऑर्डर में वर्क नहीं कर रही है, दैट मीन्स हमें डिजीज हो गई है। फिर से जानते हैं इसकी इस डेफिनेशन को। अ डिजीज इज अ स्टेट इन विच अ फंक्शन और अ पार्ट ऑफ अ बॉडी इज नो लॉन्गर इन अ हेल्दी कंडीशन, वो हेल्दी कंडीशन में नहीं होती, तभी हमको लगता है कि ये पर्टिकुलर पार्ट में या हमें डिजीज हो गई, हमें कुछ अजीब हुआ, हमारी बॉडी में हेल्दी फंक्शन नहीं कर रहा है। हमें समझ आ जाएगा कि हमारी बॉडी डिजीज से अफेक्ट हो चुकी है। अब डिजीजेस कितने टाइप के होते हैं? अमूमन when we classify the diseases, we can classify it in two major parts. One is communicable diseases, other is non-communicable diseases. ठीक है, वर्ड के अंदर ही इनका मतलब है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, कम्युनिकेबल मतलब जुड़ने वाली, नॉन मतलब नहीं, नॉन कम्युनिकेबल जो एक से दूसरे को छूने से नहीं फैलती, एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन को नहीं फैलती, दोज डिजीजेस आर नोन एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। अगर मैं आपको बताऊं इसका प्रॉपर डेफिनेशन, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आर दोज दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दीज आर नोन एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, इसमें आती हैं डिफिशिएंसी डिजीजेस। अब जो हमने विटामिन का पार्ट पढ़ा था, विटामिन के अंदर हमने बोला था विटामिन के बहुत सारे पार्ट होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, तो इनकी डिफिशिएंसी जो होती है उनसे जो डिजीजेस होती हैं उनके नाम बताता हूँ आपको। विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस होती है। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब क्या? रात को नहीं दिखाई देता।
नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब ये होता है रात को दिखाई नहीं देता। विटामिन ए की डिफिशियंसी से होती है। अब विटामिन ए अगर किसी को ज़्यादा चाहिए तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स चाहिए, पपैया, कैरेट, मैंगो, मिल्क, बटर, एग यॉक, ये मेन सोर्सेज हैं विटामिन ए के। अब आते हैं विटामिन बी पे। विटामिन B1, विटामिन बी के बहुत सारे पार्ट्स हैं। विटामिन B1, B2, B3, B4, B12 तक जाता है। बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं हम इसको। हम अभी सिर्फ हमारे जो कोर्स में है दैट इज विटामिन B1। विटामिन B1 की डिफिशियंसी से होती है बेरी। और विटामिन B1 हमको किससे मिलता है? मिल्क, पीस, सेरेल्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स से। विटामिन सी बहुत फेमस हुआ था कोविड के टाइम पे, अगर आपको याद हो तो। सब ने बोला था कि विटामिन सी की अगर हम लोग लेते हैं, क्या करता है विटामिन सी? विटामिन सी हमारी बॉडी की रक्षा करता है, हमारी बॉडी के अंदर हमारे प्रोटेक्शन लेयर को स्ट्रॉन्ग करता है। और हर खट्टी चीज़ से विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी की डिफिशियंसी से होता है स्कर्वी। और हमें मिलता है, मैंने क्या बोला था, हर खट्टी चीज़ से मिलता है। दैट मीन्स आंवला, ऑरेंज, लेमन एंड टोमेटो, या कोई भी खट्टी चीज़ आपको नज़र आती है उससे विटामिन सी मिलेगा आपको, ठीक है। विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ आवर बोन्स। विटामिन डी जो है वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। अब अगर वो नहीं होता या उसकी डिफिशियंसी होती है तो होता है रिकेट्स क्या होता है? पैरों के बीच में इस तरीके से एक गैप आ जाता है घुटनों के आसपास, उसको रिकेट्स कहते हैं, ठीक है। अब रिकेट्स, विटामिन डी हमको किससे मिलेगा? विटामिन डी मिलेगा मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से, ठीक है। इसी तरीके से आता है मिनरल्स के कुछ पार्ट, जैसे आयोडीन की अगर कमी हो जाती है तो गला सूज जाता है इतना, जिसको हम हिंदी में घेंगा कहते हैं और इंग्लिश में हम कहते हैं गोइटर, ठीक है। और विटामिन डी, आयोडीन हमें किससे मिलता है? आयोडीन का सबसे बड़ा सोर्स हमारे घर में है। हमारी मदर्स हमको रोज़ आयोडीन खिलाती हैं। आयोडीन का सोर्स है आयोडाइज सॉल्ट। अब देखिए, जो भी सॉल्ट का पैकेट होगा उसके ऊपर लिखा होगा आयोडाइज्ड सॉल्ट, दैट मीन्स सॉल्ट के अंदर ही हमको आयोडीन का कंटेंट मिल जाता है। एंड क्रैनबेरीज, सी फूड आर द सोर्सेज ऑफ आयोडीन। अनीमिया किसकी कमी से होता है? एक बहुत इम्पॉर्टेंट जानने वाली चीज़ है। अनीमिया मतलब आप कह सकते हैं कि ब्लड का पतला होना, और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो जिम्मेदार है वो है आयरन, जिसको मिनरल का कंपोनेंट बोलते हैं आयरन। ये जिम्मेदार होता है। डिफिशियंसी ऑफ आयरन अगर होगी तो अनीमिया हो जाएगा। और अनीमिया से बचने के लिए या अनीमिया को दूर करने के लिए कौन कौन से टाइप का फूड हमें खाना चाहिए? स्पिनिच, दैट मीन्स पालक, एप्पल, गुआवा, ब्रिंजल एंड मीट, ये जो सोर्सेज हैं इनसे हमें आयरन ज़्यादा मिलता है। ये तो हमने एक टाइप की नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ा। इसके अलावा भी बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं। जैसे अगर हम बात करें कि डिजीज़ सच एस एलर्जीज़ मतलब बहुत लोगों को एलर्जी होती है, धूल से एलर्जी हो रही है, किसी को मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी है, तो एलर्जीज़ आर ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आती हैं। एक तो बात हो गई हमारी एलर्जी से होने वाली डिजीज़ की। अब हम बात करेंगे कुछ डिजीज़ जो नॉन कम्युनिकेबल हैं, वो होती हैं ओबेसिटी की वजह से, मोटापे की वजह से, जिसको हम एक्सेस बॉडी वेट जो बोलते हैं, मोटापे की वजह से होती है। ओबेसिटी से अभी हमने बात करी एलर्जी से होने वाली डिजीज़ की। एलर्जीज़ के बाद एक और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का टाइप है जिसको हम बोलते हैं ओबेसिटी से होने वाली डिजीज़। ओबेसिटी मतलब आपका बॉडी का जो वेट है अगर वो ज़्यादा है, आपके बॉडी मास इंडेक्स अगर ज़्यादा है, तो उससे होने वाली जो डिजीज़ हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है उसके अंदर हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट रिलेटेड डिजीज़, ये सब ओबेसिटी की वजह से होती हैं। थर्ड टाइप जो आता है वो बर्थ से ही होती है। बच्चों को पेरेंट्स से बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हुई होती हैं। ऐसे भी कुछ डिजीज़ होती हैं जो पेरेंट्स से सीधा बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं। सम ऑफ द हार्ट कंडीशंस मे ऑल्सो बी प्रेजेंट एट बर्थ, मे बी पास्ड ऑन फ्रॉम द पेरेंट्स। ऐसी कुछ हार्ट कंडीशंस ऐसी होती हैं जो बच्चों में आ जाती हैं पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होकर एट द टाइम ऑफ बर्थ। Disease such as diabetes, arthritis may be caused due to poor functioning of a body part. अगर कोई बॉडी पार्ट अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है तो डायबिटीज़
अगर पैनक्रियाज से निकलने वाला इंसुलिन सही से नहीं निकल रहा तो डायबिटीज़ हो सकता है। आर्थराइटिस, अगर आपके जॉइंट्स सही से काम नहीं कर रहे हैं तो आपको जोड़ों की तकलीफ यानी कि आर्थराइटिस हो सकता है। ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। डिजीजेस सच एज कैंसर कैन बी कॉज ड्यू टू स्मोकिंग, एक्सेसिव ड्रिंकिंग और ड्यू टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में एक और आता है जिसको हम कहते हैं कैंसर। कैंसर को अगर मैं शॉर्ट में डिफाइन करूं आपको, बॉडी के किसी भी एक सेल का अनइवन ग्रोथ हो जाना कैंसर कहलाता है। ये आपके कोर्स में नहीं है लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं सिर्फ कि बॉडी के किसी भी पार्ट का, उसके अंदर के सेल का अनइवन ग्रोथ हो जाना, उसको कैंसर कहा जाता है। ये होता किससे है? एक्सेसिव स्मोकिंग से, एक्सेसिव ड्रिंकिंग से, एनवायरमेंटल पोल्यूशन से। ये सारे टाइप्स थे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के। अब हम आते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस पे, जो एक और सेक्शन है डिजीजेस का। अब कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती है? जैसे नॉन कम्युनिकेबल एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफ़र नहीं होती। कम्युनिकेबल डिजीजेस वो होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफ़र हो सकती है। मतलब एक को अगर ज़ुकाम है तो दूसरे को हो सकता है अगर वो उसके कॉन्टैक्ट में आता है। तो ये कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं। जैसे कोविड का अगर आपको याद हो तो वो कम्युनिकेबल डिजीज़ हुआ करता था। कम्युनिकेबल डिजीजेज आर दोज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कम्युनिकेबल डिजीजेज आर जनरली कॉजेज बाय जर्म्स, diseases causing by microorganisms such as bacteria, virus, fungi and protozoa। फिर मैं एग्जांपल दूंगा कोविड का। कोविड-19 जो था वो एक वायरस की वजह से हुआ था। यही डिजीजेस जो किसी वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई या प्रोटोजोआ की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से या जर्म्स की वजह से होते हैं, ऐसे डिजीजेस को कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस गंदा खाना खाने की वजह से भी होते हैं। जो हम जंक फूड खाते हैं, जो हम फास्ट फूड खाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो फूड हर जगह सही से बना हो, सही ऑयल में बना हो, सही तरीके से बना हो। तो ऐसे फूड खाना जो इन्फेक्टेड हैं, जिनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी ग्रो कर चुके हैं, ऐसे फूड को खाने से भी फूड पॉइजनिंग या कम्युनिकेबल फूड डिजीजेस हो सकते हैं। अनकवर्ड फूड and water attract flies. Flies carries germs in their bodies। अब फ्लाइज जो होती हैं, मक्खियाँ जिनकी बात करते हैं, मक्खियों के पैरों में वो जर्म्स को कैरी करती हैं। एक जगह से दूसरी जगह जब जाती हैं, खुला खाना होगा तो कहीं अगर जर्म वाली जगह से उठ के वो खाने के ऊपर बैठ गई, जो खाना कवर्ड नहीं है, तो खाना अफेक्ट हो जाएगा, वो खाना इन्फेक्टेड बन जाएगा, जिसके अंदर जर्म्स के प्रोडक्शन शुरू हो जाएंगे और वो खाना खाने लायक नहीं बचेगा, जिनको खाने से हमें टाइफाइड और कोलेरा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो ये भी हम बात कर रहे हैं इस वक्त कम्युनिकेबल डिजीज़ेस के बारे में। अब कुछ डिजीज़ हैं जो इंसेक्ट्स के थ्रू होती हैं, सच एज मॉस्किटोज़। बहुत कॉमन है। अगर हम बात करें तो मलेरिया, जिसमें से मलेरिया में एक मच्छर बाइट करता है, बाइट करके ट्रांसमिट करता है ब्लड को दूसरे ब्लड के अंदर। कुछ डिजीज़ेस की बात करते हैं, वो होती हैं इंसेक्ट्स से। मॉस्किटोज एंड सम अदर इंसेक्ट्स कैन ट्रांसमिट जर्म्स थ्रू देयर बाइट। When mosquito bites a person infected with malaria, it sucks in germs along the blood. When this same mosquito bite a healthy person, that person get infected with malaria। अगर कोई इंसान मलेरिया से ग्रस्त है और कोई मॉस्किटो जाके उसे बाइट कर लेता है तो उसके ब्लड के साथ वो जर्म्स को भी सक करता है और फिर वो किसी हेल्दी इंसान को जाके बाइट करेगा तो वो जर्म्स वो उसके अंदर ट्रांसमिट कर देगा, जो मलेरिया के जर्म्स हैं। तो ये जो जर्म्स हैं उस हेल्दी इंसान को मलेरिया से इन्फेक्टेड कर देगा। इस तरीके से कम्युनिकेबल डिजीजेस इंसेक्ट से भी हो सकते हैं, या उसका एग्जाम्पल था। अब मोस्ट कॉमन कुछ कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं जिनका नाम लेते हैं हम। कॉमन कोल्ड, जिसके सिम्टम्स हैं खांसी आना, कफ, गले का सूज जाना, सोर थ्रोट, नाक का लाल हो जाना, रनिंग नोज, फीवर, बुखार आना। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? जो हम बार बार आप लोगों को बताएं, हाथों को रेगुलरली धोना चाहिए और किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहना चाहिए। ठीक है। सेकेंड कम्युनिकेबल डिजीज है निमोनिया, कफ फीवर, कफ होगा, फीवर होगा, ठंड लगेगी, चिल्स एंड शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। निमोनिया की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट है उसका एंटीबायोटिक्स लेना।
एंटीबायोटिक क्या होता है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उससे लड़ता है, उसकी दवाई होती है। अब ये आप अपने आप नहीं ले सकते, इसके लिए आपको प्रिस्क्राइब मेडिसिन डॉक्टर से ही, जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उन्हीं से ही लेनी होती है। ट्यूबरक्लोसिस मतलब खांसी की बीमारी, बहुत ज़्यादा खांसी होती है, बहुत समय तक खांसी होती है, पूरा बॉडी जो है वीक हो जाता है, फीवर होता है, ठंड लगती है, नाइट को पसीने आने लगते हैं, आपका खाना खाना कम हो जाता है, लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब आप खाना खाना कम कर देते हो, और वेट का लॉस होने लगता है, वीकनेस आती है। ये सब सिम्टम्स हैं ट्यूबरक्लोसिस के, टीबी के। ट्रीटमेंट है अगेन एंटीबायोटिक्स, जिसे किससे लेनी है, डॉक्टर से लेनी है। प्रिस्क्राइब मेडिसिन, अपने आप कोई भी मेडिसिन किसी भी मेडिकल शॉप से बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी है। जो ये कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, इनसे बचने के तरीके क्या हैं? हाइजीन का ध्यान रखना। हाइजीन में बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस दैट हेल्प टू इंश्योर क्लीनलीनेस एंड गुड हेल्थ। आपकी क्लीनलीनेस और गुड हेल्थ के लिए जो प्रैक्टिसेस सच एज हैंड वॉश, सच एज फेस वॉश, रेगुलर आपका हाथों को धोना, रेगुलर अपना ख्याल रखना, ये सब प्रैक्टिसेस हैं आपके गुड हैबिट्स के लिए, और यही आपकी हाइजीन है। नाउ वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स फॉर मेंटेनिंग द हाइजीन। वी शुड ईट क्लीन एंड हेल्दी फूड, वी शुड नॉट ईट अनकवर्ड फूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको हेल्दी फूड खाना, अनकवर्ड फूड नहीं खाना है। ये हाइजीन को मेंटेन करने का पहला पॉइंट। दूसरा, वी शुड वॉश आवर हैंड रेगुलरली, ब्रश आवर टीथ ट्वाइस इन अ डे एंड बाथ डेली। 2 बार ब्रश करना है, रोज़ नहाना है, और हाथ रेगुलर धोने हैं। खेल के आते हैं, खेलने के आने के बाद, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, रेगुलर जितनी बार आप हाथ धोएंगे, हैंड वॉश करेंगे, उतने कम चांसेस होंगे कि जर्म्स आपके हाथ में रह जाएं और आपको कोई इस प्रकार की डिजीज़ हो। मम्मी बार बार बोलती है ना कि हाथ धो लो, हाथ धो लो, हाथ धो लो। उसका रीज़न यही है, वो चाहती हैं कि आपको कोई भी ऐसी डिजीज़ या इन्फेक्टेड डिजीज़ आप तक ना पहुँचे। ठीक है। वी शुड नॉट ड्रिंक अनक्लीन वाटर। गंदा पानी नहीं पीना है, और लगता है कि पानी गंदा आ रहा है या कुछ है तो उसको या तो उसका ट्रीटमेंट कराओ या उसे बॉईल कर दो, क्योंकि बॉईल करने से, आपको याद है हमने कोविड के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या किया था? पानी को गर्म कर करके पिया था। क्या उसका रीज़न क्या था? कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म 60 डिग्री या 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर कभी भी टिकता नहीं है, वो मर जाते हैं। अगर किसी भी पानी के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई इम्प्योरिटी है, जो जैसे वायरस है, बैक्टीरियाज हैं, या कुछ ऐसे हैं माइक्रोब्स हैं, अगर हम उसे बॉईल करते हैं तो वो पूरा का पूरा बॉइल वाटर विदाउट एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाता है, वो सारे के सारे मर जाते हैं। इस वजह से हम उबला हुआ पानी पीते थे, बट उबला हुआ पानी पीना हर टाइम पॉसिबल नहीं है। तो कोशिश ये करें कि क्लीन वाटर पिएं। ये भी एक स्टेप है आपके हाइजीन को मेंटेन करने का। वी शुड नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट अराउंड आवर होम्स। बार बार हमारी नगर पालिका भी कहती है, हमारी सरकार भी कहती है, बहुत सारे एड्स देखते हैं कि पानी को जमा ना होने दें। पानी को जमा होने देंगे तो उससे क्या होंगे? मच्छर आएंगे तो मलेरिया बढ़ेगा। तो ये भी एक स्टेप है आपके हाइजीन को मेंटेन करने का। वी शुड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन एंड कंट्रोल विथ फ्लाइज। वी शुड थ्रो गार्बेजेस इन डस्टबिन। हमने थोड़े दिन पहले स्कूल में एक ड्राइव चलाया था जिसके अंदर बताया था कि कचरा जो है उसे डस्टबिन में ही डालें, इधर उधर ना फेंकें, जिससे कि मक्खियाँ इधर उधर ना हो और फ्लाइज को मौका ना मिल पाए जर्म्स को कैरी करने का। वी शुड नॉट अलाउ गार्बेज टू कलेक्ट इन डंप्स। वी शुड स्टे अवे फ्रॉम इन्फेक्टेड पीपल एज मच एज पॉसिबल। जिसको भी सर्दी जुकाम हो रहा है या जो भी इन्फेक्टेड हो गए हैं किसी डिजीज़ से, कम्युनिकेबल डिजीज़ से, आई माइंड इट, कम्युनिकेबल डिजीज़ से अगर इन्फेक्टेड हो गए हैं तो कृपया उनसे दूरी बना के रखें थोड़े दिनों तक, जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब मैं बहुत जल्दी आपके जो एक्सरसाइजेज हैं वो कवर करने जा रहा हूँ, तो आप अपनी बुक खोल कर देखते जाइएगा करेक्ट ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि ये सब चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं आपको। ठीक है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन
फर्स्ट, विच ऑफ दीज डू यू नीड टू ईट फॉर मसल बिल्डिंग? मसल बिल्डिंग के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? राइस एंड व्हीट, एग एंड मीट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या बटर एंड घी? आंसर है एग्स एंड मीट। प्रोटीन की ज़रूरत है। मसल बिल्डिंग मैंने बोला था प्रोटीन, और एग और मीट से प्रोटीन मिलेगा। विच ऑफ दीज इज अ गुड सोर्स ऑफ रफेज? रफेज का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है? मिल्क, एग एंड फिश, वेजिटेबल्स या बटर एंड घी? रफेज का सबसे अच्छा सोर्स है वेजिटेबल्स। विच ऑफ दीज अफेक्ट आवर बॉडी हैबिट्स? द क्लाइमेट and geographical features of a place we live in, the cultural practices and beliefs followed by community, food habits of the family and all of these. कौन सी चीज़ है वो हमारी फूड हैबिट्स को अफेक्ट करते हैं? इन ये सारी की सारी हमारी फूड हैबिट्स को अफेक्ट करते हैं। ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विच ऑफ दीज अफेक्ट आवर फूड हैबिट्स? द क्लाइमेट्स एंड द जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ द प्लेस वी लिव इन, the cultural practices and beliefs followed by our community, food habits of the family और all of the above। ये सारे ऊपर जो है उसके रीज़न हैं जिससे हमारी फूड हैबिट्स को अफेक्ट होता है। विच ऑफ दीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए? मैंने बताया था विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन ए की डिफिशियंसी से होती है नाइट ब्लाइंडनेस। विच ऑफ दीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयरन? आयरन की डिफिशियंसी मैंने बताई थी, उसकी वजह से होता है अनीमिया। नाउ राइट true and false. Salad are good source of roughage. True है। Water is not a part of a balanced diet. बिल्कुल false है। Water is a part of a balanced diet. Water, all the components of the food such as vitamin, minerals, proteins, fats, roughage and water all are very important part of a balanced diet. Proper diet, rest, exercise and good posture are necessary for the healthy body. True. Communicable diseases are caused due to the deficiency of a nutrient in the body. False. Goiter is caused by the deficiency of iron. False. Iron deficiency से होता है अनीमिया। गोइटर होता है आयोडीन की डिफिशियंसी से। ऑलवेज रिमेंबर, आयोडीन की डिफिशियंसी से होता है गोइटर, जिसको हम हिंदी में घेंगा भी बोलते हैं, और आयरन की डिफिशियंसी से होता है अनीमिया। ओके, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है आपके। अ डाइट दैट कंटेन्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फूड इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। वो डाइट जो सब चीज़ें, हर कंपोनेंट आपका कंटेन करती हैं, उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। ठीक है। अ स्टेट ऑफ अ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, आपकी बॉडी का वो स्टेट जिसमें आपका फिजिकल और मेंटल वेलबींग बहुत अच्छा होता है, तो ऐसे स्टेट को बोलते हैं हेल्दी स्टेट। ओके। A state in which function part of a body is in unhealthy condition। अगर ऐसा कोई स्टेट जिसके अंदर आपके बॉडी का फंक्शन या आपके बॉडी के किसी पार्ट का फंक्शन अनहेल्दी हो जाता है, तो हम उसको डिजीज़ बोलते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था अभी। डिजीज दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। डिजीज कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ द न्यूट्रिएंट इन द डाइट ओवर टाइम इज कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। अगर कोई न्यूट्रिएंट के लैक होने से डिजीज होती है तो उसको हम डिफिशियंसी बोलते हैं। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी, ये जो विटामिन या फिर मिनरल्स या प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स, इनकी डिफिशियंसी की वजह से होने वाली जो भी डिजीज़ है उनको हम डिफिशियंसी डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेरियन फूड्स सच एज फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। कम्युनिकेबल डिजीजेस मैंने बताई थी, कॉमन कोल्ड एंड टाइफॉइड, कोलेरा। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस डायबिटीज, आर्थराइटिस। डिफिशियंसी डिजीजेस बेरी, स्कर्वी, रैकेट्स, फिर नाइट ब्लाइंडनेस, दीज ऑल आर डिफिशियंसी डिजीज। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपको पहला जो क्वेश्चन है बहुत इजी है, जो मैंने आपको बहुत क्लियर वर्ड्स में बताया। व्हाट इज बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट वही है जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड रफेज इंक्लूड होता है और बॉडी के फंक्शन में क्लियरली वर्कआउट करता है। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। अ डाइट दैट कंटेन्स एडिक्वेट अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स of the food along with the water and roughage required for the healthy functioning of our body is called balanced diet. Understood? Now second question है roughage।
क्यों इंपॉर्टेंट है? वाई द रफेज, आपका सेकेंड क्वेश्चन है, वाई शुड वी इंक्लूड रफेज इन आवर डाइट एंड गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ फूड रिच इन रफेज। रफेज क्या होता है मैंने बताया था, रफेज होता है वो कंपोनेंट जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से फूड को, जो च्यू हो चुका है फूड, जो फूड में से न्यूट्रिएंट्स निकल चुके हैं, उस फूड को बाहर निकाले। फूड अंदर नहीं रखना, न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग पार्ट तक पहुंचाना, ये काम होता है वाटर का, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से उसे बाहर निकालना, ये काम होता है रफेज का। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपको पहला जो क्वेश्चन है बहुत इजी है, जो मैंने आपको बहुत क्लियर वर्ड्स में बताया, व्हाट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट वही है जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड रफेज इंक्लूड होता है और बॉडी के फंक्शन में क्लियरली वर्कआउट करता है। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। अ डाइट दैट कंटेन्स एडिक्वेट अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फूड along with the water and roughage required for the healthy functioning of our body is called balanced diet. Understood? Now second question है roughage क्यों important है? Why the roughage, आपका second question है, why should we include roughage in our diet and give 3 examples of food rich in roughage. roughage क्या होता है मैंने बताया था, roughage होता है वो कंपोनेंट जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से फूड को, जो च्यू हो चुका है फूड, जो फूड में से न्यूट्रिएंट्स निकल चुके हैं, उस फूड को बाहर निकाले। फूड अंदर नहीं रखना, न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग पार्ट तक पहुंचाना, ये काम होता है वाटर का, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से उसे बाहर निकालना, ये काम होता है रफेज का। तो रफेज की अगर बात की जाए तो रफेज की अगर बात की जाए तो हेल्प्स टू इजीली पास थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड हेल्प्स इन प्रॉपर रिमूवल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ये आपके जो अनयूज्ड फूड है उसको बाहर निकालने में मदद करता है, ये रफेज का काम होता है। और किससे मिलता है? आटा, ओट्स, दाल, दलिया, कॉर्न, कैबेज, इन सब चीज़ों से हमें रफेज मिलता है। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फूड हैबिट्स ऑफ अ पीपल। फूड हैबिट्स अफेक्ट होने के 2 रीज़न हैं। सबसे पहली चीज़, जो लोकली क्रॉप, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पे कौन सी क्रॉप उग सकती है, वो क्रॉप क्या है और क्या वहाँ पे उगता है, उसके अकॉर्डिंग हमको वो चीज़ मिलती है। सच एज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देवगढ़ बारिया की बात करते हैं, देवगढ़ बारिया में मक्का ज़्यादा मिलता है, मकई जिसको बोलते हैं। अब वो मकई कहीं ना कहीं यूज़ होती है मैक्सिमम रोटले बनाने में या मकई के चपातीज़ बनाने में। ये मकई यहाँ का लोकल ग्रोन फूड है, इस वजह से ये भी अफेक्ट करता है। यहाँ के मैक्सिमम लोग जो हैं वो मकई खाते हैं, मकई का रोटला खाते हैं, ठीक है। ये तो एक फैक्टर हुआ। दूसरा फैक्टर क्या है कि कल्चरल हैबिट क्या है हमारी। कल्चरल हैबिट ऑफ अ पीपल मतलब कैसे, अब जैसे मैं मकई का रोटला नहीं खा सकता, मेरे से एक रोज़ नहीं खाया जाएगा, बट मेरी कल्चरल हैबिट ये है कि मैंने बचपन से वीट खाया है, तो मैं वीट मेरी कल्चरल हैबिट में आता है, तो मैं वीट खाऊंगा। कुछ लोग हैं जिनकी कल्चरल हैबिट होती है, जैसे कोई बिहार से हैं या कहीं बंगाल से हैं, उनकी कल्चरल हैबिट होती है राइस को खाने की, तो वो कल्चरल हैबिट के तौर पे राइस को अपने फूड में शामिल करेंगे, वो मकई नहीं खाएंगे। तो 2 फैक्टर्स मैंने बताया। पहला फैक्टर क्या था, क्लाइमेटिकली जोग्राफिकल कंडीशन में क्या उग रहा है, वो एक रीज़न होता है जो आपकी फूड हैबिट को अफेक्ट करता है। और दूसरा क्या, कल्चरल हैबिट क्या है, हमारे घरों में क्या खाते हैं। दीज आर द कल्चरल हैबिट ऑफ अ पीपल। ये प्रॉपर आंसर होगा इसका। Question is differentiate between communicable and non-communicable diseases and give 2 examples of each. ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है इस वीडियो में, तो आप लोग इसको उस वीडियो के थ्रू देख सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज डिफिशियंसी डिजीजेस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। डिफिशियंसी डिजीजेस मैंने बताया था, जो भी न्यूट्रिएंट की कमी से होने वाली डिजीज़ है वो सब डिफिशियंसी डिजीज़ बताएंगे। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, आयरन, मिनरल्स, फिर आपका आयोडीन, इनकी वजह से
होने वाली, इनकी कमी की वजह से होने वाली डिजीज़ को हम डिफिशियंसी डिजीज़ बोलेंगे, जिसके एग्जांपल्स में आयरन की कमी से अनीमिया होता है, आयोडीन की कमी से गोइटर होता है, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रैकेट होता है। तो ये कुछ आपके डिफिशियंसी डिजीजेस थे, एंड दैट एंड्स योर चैप्टर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।